स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, जल मंडल, जीव मंडल इत्यादि के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले किसी प्रकार के इस चैनल पे अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी अभी तक का इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और पृथ्वी पर जीव जो हैं, जीव जंतु वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, हवा हो गया इत्यादि पृथ्वी पर मौजूद है। अतः ये सब जो तत्व हैं यह मिलकर पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह बहुत सारे ऐसे ग्रह का तलाश कर रहे हैं जहाँ पर जीवन संभव हो, बट अभी तक ऐसा कोई ग्रह मिला नहीं है। इसलिए पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह पर ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसे पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी कि देखिए, पृथ्वी पर 3 ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि आपस में मिलकर जीवन को प्रभावित करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं पृथ्वी पर, जैसे कि हवा हो गया, भूमि हो गया और जल हो गया। ठीक, तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? भूमंडल। यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग जो होता है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उसको भूमंडल कहते हैं। भूमंडल के अर्थ से निकल जाता है भू माने भूमि और मंडल माने कि उसका समूह, तो भूमियों का समूह को भूमंडल कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और इसी भूमंडल पे हम लोग निवास करते हैं। दूसरा, गैसों का परत जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, जो गैसों के चारों ओर का परत होता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ से घिरी हुई है गैसों का परत, ठीक है, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उसको वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ जो एक परत हवा की घेरी हुई है उसको क्या बोला जाता है? वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल से हम लोग सांस लेते हैं और ये वायुमंडल हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि सूर्य के किरण से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उससे हम लोगों का प्रोटेक्शन भी करता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे गैस पाई जाती हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरा गैस पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित है। यानी कि देखिए, पृथ्वी का जो भाग है बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। ठीक, इसी भाग को क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। अब देखिए, जलमंडल में केवल लिक्विड जल ही सम्मिलित नहीं है, जबकि जलमंडल में जल की जितनी भी अवस्थाएं हैं जैसे कि बर्फ हो गया, जल हो गया, जलवाष्प हो गया, इन सभी अवस्थाओं को भी मिलाकर जलमंडल का निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देखिए, जीवमंडल किसे कहते हैं? ठीक, तो जीवमंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर कि स्थल, जल और हवा मिलकर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं, जहाँ पर जीव जंतु के लिए रहने योग्य संभव परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और जहाँ पर जीव जंतु क्या होता है वहाँ पे आसानी से रह सकता है, उसको जीवमंडल कहते हैं। अब देखिए, शब्दों की उत्पत्ति ग्रीस भाषा में किसे क्या कहते हैं? लिथस का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। तो अब हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे भूमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टियों की परत का बना होता है, जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, भूमंडल जो है वह पृथ्वी का ठोस भाग है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? भूमंडल बोलेंगे। यह जो भूमंडल है वह भूपर्पट्टी और चट्टानों तथा मिट्टियों की परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा जलाशयों वाले भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पृथ्वी के जो दो प्रमुख भाग हैं, ठीक है, एक स्थलीय भाग है, एक जलीय भाग है, ठीक है। तो स्थलीय भाग को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं और जलीय भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? यानी कि देखिए, जो विश्व के जितने भी जलीय भूभाग हैं, ठीक है, वह महासागर हैं, वह एक दूसरे से क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कि देखिए, जो समुद्र होता है उसका तल सभी जगह एक समान माना जाता है, ठीक है, समान होता है, ठीक। और इसकी जो स्थल की जो ऊंचाई होती है वह समुद्र तल से मापी जाती है, और समुद्र तल जो होता है उसको शून्य मान लिया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ठीक। तो अब देखिए, विश्व के सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट का है, ठीक है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, तथा विश्व के सबसे गहरा भाग जो है वह प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। यह 11,022 मीटर गहरा है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि देखिए, ये जीके का बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया कि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम बताइए। तो देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा जो थे वह 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे लोग। जापान की जुको ताइबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। देखिए, जो जापान की पहली ऐसी महिला थी जुको ताइबेई, जो विश्व की पहली इकलौती ऐसी महिला थी जिसने सबसे पहले 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और बचेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। अब देखिए, पृथ्वी पर जो कि प्रमुख महाद्वीप है वह 7 है, ठीक है। इसमें है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक। तो ये जो 7 महाद्वीप है वह किसी न किसी रूप से जो पृथ्वी के इतने बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, वह जल इन सभी को किसी न किसी रूप से एक दूसरे से अलग करती है, ठीक। अब देखिए, एशिया के बारे में पढ़ेंगे लोग विस्तृत से। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, जो एशिया है वह विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है इन 7 महाद्वीपों में से। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी कि जो एशिया है वह पृथ्वी के कुल 1/3 भाग पर फैला हुआ है।
यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से इसको अलग करता है। देखिए, जो एशिया है वह विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप जो है वह पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो होती है वह इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया को जो पर्वत अलग करता है उसको यूराल बोलते हैं। यूरोप से यह यूराल पर्वत जो है वह एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यानी कि देखिए, जो यूरोप और एशिया के जो भूभाग हैं, भूमि के जो भाग हैं, उनको मिला दिया जाए, उनको एक साथ यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यानी कि यूरेशिया कहा जाता है यूरोप और एशिया के भाग को एक साथ। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। यानी कि देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है वह एशिया से बहुत ही छोटा है और ये यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक। और जो आर्कटिक वृत्त होती है वह यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो यूरोप महाद्वीप है वह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत-वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि देखिए, अफ्रीका जो महाद्वीप है वह एशिया के बाद दूसरा विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत-वृत्त जिसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया है वह इस महाद्वीप के मध्य से लगभग होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत-वृत्त, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। यानी कि देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है वह इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत-वृत्त और मकर रेखा, ये जो तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं हैं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप सहारा रेगिस्तान है जो कि विश्व के सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, वह इसी महाद्वीप में स्थित है, ठीक। और ये जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ये चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखोगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। देखिए, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है, वह इसी महाद्वीप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यानी कि देखिए, उत्तर अमेरिका जो है वह विश्व का तीसरा सबसे महाद्वीप है और यह जो उत्तर अमेरिका है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं उत्तर अमेरिका जो है वह दक्षिण अमेरिका के इस वाले जो स्थल संधि है इसी से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अब देखिए, स्थल संधि किसे कहा जाता है? तो स्थल संधि स्थल का वह सकड़ा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब देखिए, स्थल संधि जो होता है वह स्थल का वह सकड़ा भाग होता है यानी पतला सा भाग होता है जो बड़े बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसी को स्थल संधि कहा जाता है। अतः इसी प्रकार के स्थल संधि है जिसका नाम है पनामा स्थल संधि, उससे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। यानी कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है वह पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। यह महाद्वीप 3 तरफ से
महासागरों से घिरा है। क्या आप पता लगा सकते हैं, महासागरों का नाम बता सकते हैं? ठीक, तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका है तो वह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पहला बात। और दूसरा बात ये हो जाएगा कि यह 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है महाद्वीप। आइए अब जल संधि के बारे में जानते हैं कि जल संधि आखिरकार कहते किसे हैं। ठीक है, तब पानी का सकड़ा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से आपस में जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत जो है हमारा देश, भारत और श्रीलंका है। ठीक है, तो इसको एक जल संधि ही जोड़ता है। ठीक है, जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। अब हम लोग अगले महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित है, इसका पता लगाना है हम आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अब दक्षिण अमेरिका जो है, ठीक है, वह उसका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका अधिकांश जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो दक्षिण महाद्वीप जो है, ठीक है, तो इसका विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, ठीक है, इसके उत्तर और दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ठीक, वह दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात इसमें बता दें कि अमेजन जंगल जो है दुनिया की सबसे बड़ा और घना जंगल है, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक, तो वह दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ठीक, वह विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, यह पूरी तरीक़ा से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप इसी महाद्वीप को कहते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसको द्वीपीय महाद्वीप अब क्यों कहा जाता है, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। तो यह महाद्वीप जो है वह छोटा है, ठीक है, और चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, अतः इसी कारण से इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला हमारा महाद्वीप है अंटार्कटिका, यानी कि अगला हमारा महाद्वीप जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह बहुत बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। जो दक्षिणी ध्रुव है इस क्षेत्र में स्थित है, इसी के कारण इसकी जो सतह है वह मोटी मोटी परतों से ढका हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास नहीं है। इस महाद्वीप पर किसी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री और भारती। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं है। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग देश जो है अपना शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं, जिसमें से भारत का भी एक शोध संस्थान केंद्र है इस महाद्वीप पर, जिसका नाम है मैत्री और भारती। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। देखिए
जलमंडल किसे कहते हैं? अब देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है, ठीक। और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला सा प्रतीत होता है। अतः इसी कारण से हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर 71% जो भाग है वह जल है, जबकि 29% जो भाग है वह स्थल है, ठीक है। अब देखिए, जलमंडल किसे कहेंगे? तो जलमंडल में जल की सभी स्थिति या सभी रूपों को सम्मिलित कर लिया जाए, उसी वो सभी मिलाकर जलमंडल का निर्माण करती है। इसमें महासागर का भी जल हो जाएगा, नदी का, झीलों का, महाहिमनद, भूमिगत, बर्फ, वायुमंडल में जल वाष्प जो सम्मिलित है, ये सभी मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। देखिए, जो पृथ्वी पर जल उपस्थित है उसमें से 97% जो भाग है वह महासागरों में पाया जाता है। और महासागरों की जल जो होती है वह नूनछरा होती है, यानी कि खारा जल होता है, ठीक, जिसको हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते, इतना ज़्यादा खारा होता है। और जो शेष जल बच जाता है उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ़ों के रूप में, हिमनदों के रूप में, पर्वतों पर, पहाड़ों पर स्थित है। तथा कुछ भाग जो है वह भूमिगत जल के रूप में है, यानी कि हमारे भूमि के अंदर है, जिसे हम पंपिंग सेट द्वारा या चापाकल के द्वारा निकाल लेते हैं। जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के बावजूद भी हम लोग पानी की कमी को महसूस करते हैं। देखिए, जल का बहुत कम ही भाग जो है वो अलवण है, यानी कि नूनछरा नहीं है, ठीक। और मनुष्य के इस्तेमाल में यही बहुत ही कम छोटा सा ही प्रोपोर्शन वाला जो भाग है जो कि नूनछरा नहीं है, वह मानव के उपयोग में आता है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, कहते हैं क्योंकि इस पे जल 71% भाग जो है वह जल है, ठीक है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के बावजूद भी हम लोगों को पानी की कमी क्यों होती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जल की जितनी भी मात्राएं उपलब्ध है पृथ्वी पर, उसका 97% भाग जो है वह महासागरों में है, जो कि लवण है, जो कि नूनछरा है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं लोग। अतः इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के बावजूद भी हम लोग जल की कमी महसूस करते हैं। महासागर महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, महासागर जो है वह जलमंडल का प्रमुख भाग होता है तथा जितने भी महासागर हैं ये सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। देखिए, महासागरीय जल जो होता है वह हमेशा गतिशील, यानी कि हमेशा गति में ही चलते रहता है, ठीक। और महासागरीय जल में तरंगे, ज्वार भाटाएं बार बार आती रहती हैं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार पर महासागरों को क्रमशः 5 महासागर के रूप में बांटा गया है। प्रमुख इसके 5 महासागर हैं पृथ्वी पर: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। देखिए, जो प्रशांत महासागर है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यानी इन सभी महासागरों में, 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है मियाना गर्त,
मेरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर जो है वह लगभग वृत्ताकार है। इसके चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका बसे हुए हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। देखिए, अटलांटिक जो महासागर है वह विश्व के सबसे दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। और जैसे अंग्रेजी में एस लिखा जाता है तो इस महासागर के आकार अंग्रेजी के इस शब्द के जैसा ही है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, ठीक। तो ये अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारा है वह उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है, जबकि इसके पूर्वी जो किनारा है वहाँ पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा बहुत ही दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पట్టणों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, कि इसकी तट है वह दंतुरित है, यानी कि दांत की आकार की है। देखिए, ऐसे ऐसे दंतुरित है, ठीक है। तो इसकी जो ये प्राकृतिक बनावट है ना, तो यही प्राकृतिक बनावट इसके लिए व्यापार के आदर्श स्थितियों को उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेडिंग रूट जो होता है उसके लिए यह जाना जाता है। क्योंकि ये इसका जो ये दंतुरित भाग है, यह दंतुरित भाग जो क्या होता है, पोताश्रयों और जहाज़ों के मतलब पतनों के लिए, जिसके कारण यहाँ पे आसानी से पोताश्रयों और पतनों को रखा जा सकता है बिना किसी क्षति से। हिंद महासागर, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। देखिए, हिंद महासागर जो है वह इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी हमारा देश जो भारत है इसके नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। यानी कि भारत को हम लोग हिंदुस्तान जानते हैं, इसी के नाम पर हिंद महासागर इसको रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिए, ये जो हिंद महासागर है ये लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिए, दक्षिणी महासागर जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी महासागर का फैलाव है। देखिए, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बोरिंग जल संधि कहा जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरोपिया से घिरा है। देखिए, आर्कटिक महासागर जो है वह उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, ठीक है। यह उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर से फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के साथ ही इसका जो जल है वह संकरे एक छिछले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है बोरिंग जल संधि, ठीक। वायुमंडल, अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक परत है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ से घेरी हुई है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। यह वायु का जो पतला भाग होता है यह पृथ्वी का बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, ठीक। यह वायु जो है वह हम लोग के लिए सांस जो लेते हैं जिस ऑक्सीजन को, वह इस वायु में ही पाई जाती है। यानी कि हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है,
CO2 प्रदान करता है, जिसके कारण पादप जगत जो है वह सांस लेता है। नाइट्रोजन प्रदान करता है यह वायुमंडल, इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के ग्रोथ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तथा यह वायु की जो पतली परत है वह सूर्य के हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रे आती है, हानिकारक किरणें आती है, उससे हम लोगों को रक्षा करता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। आइए आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं सौरमंडल, ठीक है, दिखाते हैं इस फिगर में सौरमंडल, समताप मंडल, ये देखिए मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अतः इस तरह से वायुमंडल की परतें बटी हुई है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। देखिए हमारी जो वायुमंडल है वह मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, क्योंकि अधिकांश भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वह 78% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो 21% है। यानी कि इन दोनों को मात्र मिलाकर टोटल वायुमंडल के आयतन का 99% जो भाग है वह वायुमंडल में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही बनाते हैं, और बाकी के जो शेष 1% भाग है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन गैस इत्यादि बहुत सारे गैसों का मिश्रण 1% में आ जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखिए जो ऑक्सीजन होता है वह सांस लेने के लिए आवश्यक है, और नाइट्रोजन जो है वह प्राणियों, जीव जंतुओं में वृद्धि, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह पृथ्वी को गर्म रखती है। पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म बनाई रहती है। अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो पृथ्वी ठंडी पड़ जाएगी, इस पे जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तथा पेड़ पौधा जो सांस लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अतः इस प्रकार से पौधों के वृद्धि के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्तमान डेज में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही है, क्योंकि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाले हानिकारक उपयोगी चीज़ को मानव लगातार यूज करते जा रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि वायुमंडल का जो घनत्व है वह कम होते जाएगा, और वायुमंडल के घनत्व जो है वह समुद्री तल पे सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे आप लोग ऊपर की तरफ जाइएगा वैसे वैसे वायु की मात्रा जो है वह कम होती जाएगी। अतः इसी के कारण जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अतः मैक्सिमम जो पर्वतारोही होते हैं वह जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं उनकी सांस लेने की कैपेसिटी जो है, मतलब कि हवा की कैपेसिटी जो वो कम होने लगती है, हवा कम होने लगती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अतः वह अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिसके कारण
को सांस लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और वह आसानी से पर्वत पर चढ़ सके। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, ठीक है, तो तापमान भी गिरता जाएगा, तापमान में कमी आती जाएगी, ठीक है। और वायुमंडल जो है वह पृथ्वी पर दबाव डालता है एक तरह से, ठीक। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह दबाव जो है वायुमंडल का वह अलग हो सकता है। इसी के कारण हम लोग जब कहीं पे जाइएगा तो कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है, मतलब माइंड पे थोड़ा ज़्यादा बल लग रहा है और सर और दर्द होने लगता है ऑटोमेटिक। जबकि कुछ जगहों पर जाइएगा आप तो वहाँ पे राहत मिलती है। जैसे पहाड़ों वहाड़ों में जाइएगा तो कितना अच्छा राहत मिलता है। वहाँ पे वायु दाब कम होता है क्योंकि पहाड़ी एरिया जो होता है वह ऊंच पर होता है, जिसके कारण वायुमंडल का जो घनत्व है वह कम होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल का दबाव जो होता है वह समुद्र के तल पर होता है। वायु जो होता है वह निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है और गतिशील जो वायु होता है उसको पवन कहा जाता है। जीवमंडल, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच की एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। देखिए जीवमंडल क्या है, तो स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, यानी कि एक भाग है, ठीक है, जिसमें कि जल, हवा और स्थल मिलकर एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं जो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, जो कि जीवन को संभव बनाते हैं। और जीव जंतु जिस जगह पे रहते हैं उसी को जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीव जंतु, इस जीवमंडल में बहुत सारे जीव जंतु हैं। जीव जंतु के प्रजातियां हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो या बड़े स्तनधारी वाला जीव हो, मनुष्य हो, सभी प्राणी जो जीवित हैं वह जीवमंडल में परस्पर आपस में क्रिया किसी न किसी रूप में करते रहते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसी को जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप का कुछ भाग जो है वह पानी में डूब गया, ठीक है। तो देखिए जीवमंडल के जो प्राणी हैं उनको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एगो जंतु जगत, ठीक है, जिसमें जीव जंतु आते हैं, जिसमें मानव, गाय, भैंस, अलग अलग प्रकार के जीव आएंगे। पादप जगत, जिसमें पेड़ पौधे की प्रजाति आ जाएगी। इन दोनों में विभक्त किया जाता है जीवमंडल के प्राणियों को, ठीक है। और पृथ्वी के जो तीन परिमंडल हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, वह आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। हाल ही में जो सुनामी आई हुई थी वह अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ भाग है उसको अपने में डुबो ली। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए जो झीलों और नदियों में जो दूषित पदार्थ हम लोग डालते हैं, कचरा डालते हैं, पॉलीथीन डालते हैं, इत्यादि वगैरह वगैरह जो दूषित पदार्थ होता है उसको डालते हैं, तो वह क्या करता है कि इन झीलों और नदी के जल को क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता को कम कर देता है, जो कि इस लायक नहीं रह जाता है कि मानव किसी भी प्रकार का उसका उपयोग कर सके। यह जो दूषित पदार्थ हम लोग नदियों में डालते हैं
तो जो जल की गुणवत्ता कम होने के कारण यह अन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है जो कि जल में निवास करते हैं, जैसे कि मछली हो गया, केकड़ा हो गया इत्यादि अन्य प्रकार के जो जलीय जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। देखिए, जो उद्योग है या तापीय विद्युत संयंत्र है या गाड़ी से उत्सर्जित जो दूषित वायु है, ठीक है, वह वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ठीक है, जो गैसें दूषित है, जैसे फैक्ट्री के द्वारा गाड़ी जब चलाते हैं तो उससे जो गैस निकलता है, दूषित गैस निकलता है, वह क्या होता है कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। जैसे कि आप जानते हैं कि पादप के वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है पृथ्वी को गर्म रखने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहे लगातार बढ़ोतरी के कारण जो है पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो पृथ्वी के जो हिमनद है, हिम है, जो बर्फ़ के रूप में जो पानी है पहाड़ों पर जमा हुआ है, वह धीरे धीरे पिघल रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के बहुत सारे स्थल भाग को अपने में समुद्र क्या कर रहा है कि डुबो दे रहा है, क्योंकि वह जो पानी है वो पिघल कर समुद्रों में जा रहा है और समुद्र की जो लेवल है वो ऊपर बढ़ती जा रही है। तथा ये जो जिस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसको भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक जो संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित रूप में उपयोग करना आवश्यक है। इसी के कारण देखिए, ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल की जो प्राकृतिक संतुलन है उनको बना कर रखना चाहिए इंसानों को खासकर, क्योंकि इंसान ही है जो कि पृथ्वी को हर एक तरह से क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक, तो पृथ्वी के संसाधन जो है वो उसका उपयोग आवश्यक हो गया है, मतलब सीमित वे में, कम से कम मात्रा में उसका उपयोग करे लो, ताकि जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल की जो प्राकृतिक संतुलन है वह आपस में बनी रहे।